ख़वातीन व हज़रात, दुनिया में 60 मुसलमान मुल्क मौजूद हैं कम से कम। और 2 अरब से ज़्यादा दुनिया में मुसलमान रहते हैं। लेकिन इन 60 मुसलमान मुल्कों में सबसे पावरफुल मुस्लिम कंट्री कौन सा है? एक क्वेश्चन है, सबसे पावरफुल मुस्लिम कंट्री कौन सा है? मुख्तलिफ मुल्कों के नाम आते रहते हैं कि ये पावरफुल है, वो पावरफुल है, जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन जरा आज थोड़ा सा हकीकत पसंदाना एक तजिया करते हैं। 2 एस्पेक्ट्स हैं मॉडर्न वॉरफेयर के। एक तो कन्वेंशनल वॉर होती है और दूसरी न्यूक्लियर वॉर होती है। कन्वेंशनल वॉर की जहां तक बात की जाए तो कुछ लोग आर्ग्यू कर सकते हैं कि ईरान एक बहुत बड़ी फोर्स है, कुछ टर्की के हवाले से भी कहेंगे, कुछ पाकिस्तान के हवाले से कहेंगे। लेकिन हम स्पेसिफिकली मिडिल ईस्ट के खित्ते में बात करें अगर, कि जी मिडिल ईस्ट के अंदर मुसलमानों का एक बड़ा जो थ्रेट जिस मुल्क को अवामी सतह पर कंसीडर किया जाता है यानी कि इजराइल, उसके अगेंस्ट सबसे बेहतरीन डिटरेंस या ताकत किस मुल्क के पास है? तो यकीन करें इसका जवाब ईरान बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ईरान की जो लड़ाई है ना, कन्वेंशनल सतह तक तो ठीक है, उनकी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो उनका प्लस पॉइंट है। मिसाइल उनका नंबर 1 आप पॉइंट कह सकते हैं। इस पे ही इन्होंने सारी जिंदगी ज्यादा मेहनत की हुई है, सबसे ज्यादा रिसोर्सेज इसी पे खर्च किए हैं उन्होंने। और वो नजर भी आते हैं फिर, बहुत ज्यादा रिलाय करते रहते हैं ये अपने मिसाइल सिस्टम के ऊपर। लेकिन ये तो कन्वेंशनल वॉर है ना, ये जो फाइट पुटअप कर रहे हैं कन्वेंशनल लेवल पर कर रहे हैं। फर्ज करें अगर वॉर न्यूक्लियर हो जाए, खुदा ना ख्वास्ता, मतलब हाइपोथेटिकल सिनेरियो की बात कर रहा हूं, तो क्या जवाब है फिर? लिहाजा वो लोग जो कि बड़े अरस्तू बन के बैठ के तो बातें करते रहते हैं, नहीं ये बड़ा पावरफुल है, वो बड़ा पावरफुल। पाकिस्तान के अलावा मुस्लिम दुनिया में कोई एक कंट्री ऐसा नहीं है जो कि डिटर कर सके इस तरह की जंगों को। वाहिद जो मुसलमान मुल्क है 60 मुल्कों में जो कि कन्वेंशनल प्लस न्यूक्लियर दोनों जंगों को यानी कि असरअंदाज तरीके से निपटा सकता है, तो वो यही एक मुल्क है, इकलौता मुल्क है। इसके अलावा नाम बता दें कौन से हैं, तो साबित होता है कि हकीकी मानाओं में अगर पावर दुनिया के किसी मुसलमान मुल्क के पास है तो वो ये है। इसके अलावा टूल्स नहीं है ना। देखिए, लड़ने के लिए टूल्स चाहिए होते हैं, टूल्स भी चाहिए होते हैं, स्ट्रेटेजी चाहिए होती है, विल चाहिए होता है, लेकिन साथ साथ आपको साजो सामान भी चाहिए होता है, वो भी बड़ा जरूरी होता है। यानी कि दुश्मन से कम आपका साजो सामान नहीं होना चाहिए, तो वो इनके पास मौजूद है, दूसरों के पास नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान और मिडल ईस्ट का तो मुल्क नहीं है ना, वो तो साउथ एशिया का, यानी जियोग्राफिकली देखें तो साउथ एशिया का मुल्क है। वो और बात है, अमरीकी सैंडकॉम वाले जो हैं, अमरीकी जो मिलिट्री है वो इनको मिडिल ईस्ट के तनाजुर में देखती है, इनको सैंडकॉम के अंदर डाला हुआ है उन्होंने, उस रीजन में डाला हुआ है, मिडिल ईस्ट के रीजन में, लेकिन जियोग्राफिकली ये साउथ एशिया का मुल्क है। तो साउथ एशिया का मुल्क मिडिल ईस्ट के सिक्योरिटी के अंदर आया हुआ है, सिक्योरिटी में एक मेन रोल रख रहा है। कुवैत ने इनके साथ डिफेंस डील की, सऊदी ने इनके साथ नेटो के तर्ज की डिफेंस डील की, ईरान के मसाइल वो हल कर रहा है। इसकी कोई तो वजह होगी ना। इसकी एक वजह मिलिट्री डिप्लोमेसी के अलावा मिलिट्री पावर भी है इनका। मिलिट्री पावर जिसके पास होता है उसी की दुनिया बात सुनती है। तो पाकिस्तान का मिलिट्री पावर इजराइल के टक्कर का क्यों बना है, उनके मुकाबले का कैसे बना हुआ है? इजराइल मिडिल ईस्ट में, पाकिस्तान साउथ एशिया में, ये कैसे हुआ है? इसकी वजह भारत है असल में। पाकिस्तान के DGISPR ने कई साल पहले एक जुमला कहा था कि हम शुरू से लेकर आपको स्टडी करते रहे। भारत को कहा था उन्होंने, आपको स्टडी करते रहे। तो स्टडी करने का क्या मतलब है? उनके दिफाई निजाम को जब वो स्टडी करते हैं तो उनको क्या क्या चीजें नजर आती हैं? रशिया के अलावा इजराइल भी नजर आता है। वो उनके वेपन सिस्टम्स को स्टडी करते हैं कि इनके पास कौन सा वेपन है, तो हम उससे बेहतर वेपन प्रोड्यूस करें। उस चक्कर में फिर इन्होंने इजराइल को भी स्टडी किया हुआ है। इजराइल के पास क्या चीजें हैं तो हम उससे बेहतर चीजें अपने पास रखें, जो कि पोटेंशियली इजराइल इनके साथ शेयर कर सकता है भारतीयों के साथ। तो उससे पहले वी शुड हैव बेटर अल्टरनेट जिसके जरिए हम उनको रिस्पॉन्ड कर सकें। तो ये पाकिस्तान की मिलिट्री जो डॉक्ट्राइन इस तरह की बनी हुई है ना, भारत सेंट्रिक, और फिर भारत का इजराइल के साथ ताल्लुक, तो कहीं ना कहीं पर इस चीज ने पाकिस्तान के लिए ये चीज स्ट्रेटेजिक कंपल्शन साबित हुई है कि वो ऐसा दिफाई निजाम अपना क्रिएट करें जो कि सिर्फ यहां पर ही नहीं, इंडिया के अगेंस्ट ही नहीं, बल्कि इजराइल के अगेंस्ट भी मुअस्सर साबित हो। इसीलिए मिडिल ईस्ट के कई ममालिक पाकिस्तान के साथ आपको
दिफाई ताल्लुक बढ़ाने के लिए इन दिनों उतावले नजर आते हैं। पहले जंगों का दौर नहीं था ना, पहले तो इकोनॉमी की बातें हो रही थी, लेकिन जो ही जंग छिड़ी है तो पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस बढ़ी है और मुख्तलिफ जो मुल्क हैं अरब ममालिक वो आपको पाकिस्तान के साथ दोस्ती बनाने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। लेकिन आज का हमारा एपिसोड मिडिल ईस्ट के हवाले से नहीं है। आज का हमारा एपिसोड बड़ा स्पेशल है। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के ईस्ट के हवाले से। ईस्ट जहां पर बांग्लादेश भी आता है, जहां पर बे ऑफ बंगाल भी आता है। भारतीय पॉलिसी मेकर्स की सूरत हाल इन दिनों उस बच्चे के जैसी बन गई है जिसने सारी रात फिजिक्स के पेपर की तैयारी की, लेकिन क्वेश्चन पेपर के अंदर केमिस्ट्री के सवालात आ गए। सारी जिंदगी वो पाकिस्तान की तरफ देखकर इधर मुंह करके, यानी कि अपने वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ मुंह करके, तो यहां पर ही डिप्लॉयमेंट्स करते रहे, यहां पर ही वो जोर लगाते रहे कि पाकिस्तान को कैसे हमने स्टॉप करना है यहां पे। लेकिन गुज़िश्ता साल इनकी आंखें तब खुली जब पाकिस्तान के मिलिट्री चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने यह बयान देके भारतीय पॉलिसी मेकर्स के पांव तले जमीन निकाल दी कि दिस टाइम वी विल स्टार्ट फ्रॉम द ईस्ट। ये एक बहुत बड़ा जुमला था, बहुत बड़ा सेंटेंस था, जिसने यूं समझे कि भारत की सिक्योरिटी स्टैब्लिशमेंट को ही हिला के रख दिया। क्योंकि ईस्ट में पाकिस्तान नहीं है, ईस्ट में बांग्लादेश है, पाकिस्तान वेस्ट के अंदर है। जब उन्होंने ये बयान दिया तो भी भारतीय पॉलिसी मेकर्स को समझ में नहीं आ रहा था कि इसका मतलब क्या है। वो ये समझने लगे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो एक दोस्ती गहरी हुई है, तो वो शायद ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बांग्लादेशी सॉइल को इस्तेमाल करते हुए हम कोई दबड़दूज करेंगे भारत को। लेकिन इस प्रोग्राम के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये इनके गलत अजम्पशंस हैं। पाकिस्तान को भारत के ईस्ट में स्ट्राइक करने के लिए किसी बांग्लादेश की सॉइल की जरूरत नहीं है। इसकी दो तीन वजूहात हैं। अगर वो अपने मुल्क से ही स्ट्राइक करना चाहें तो उनकी मिसाइलों में इतनी रेंज है कि वो पूरे के पूरे भारत को हिट कर सकते हैं, ईस्ट में भी हिट कर सकते हैं। वो जो आखिरी कोना है भारत के 7 सिस्टर स्टेट्स में, अगर मिजोरम और ये मणिपुर, तो यहां तक भी पाकिस्तान की मिसाइलों की रेंज है। अंडमान निकोबार आइलैंड जो दूर दराज आइलैंड्स की चैन है भारत की, तो यहां तक भी पाकिस्तानी मिसाइलों की रेंज है। तो लिहाजा उनको किसी सॉइल की जरूरत नहीं है। लेकिन असल में इशारा किस तरफ था? ये जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, उनका इशारा किस तरफ था जब उन्होंने ईस्ट के हवाले से बात की? इस पे आज के एपिसोड में बात करेंगे। इस वीडियो को आपने अगर अभी तक लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दीजिए। दिस इज गोइंग टू बी अ रियली इंटरेस्टिंग एपिसोड। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। नादरीन, अप्रैल में पाकिस्तान ने अपनी पहली 8 में से पहली हंगोर क्लास की डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन जो थी वो कमीशन की थी पाकिस्तान नेवी के अंदर, और ये चाइना के अंदर बनी थी। इस मौके पे पाकिस्तान की जो नेवी के कमोडोर थे उमर फारूक साहब, उन्होंने कोलंबो में बात करते हुए कहा था कि हमारी जो अब रीच है पाकिस्तान नेवी की, या पाकिस्तान की जो रीच है पाकिस्तानी मिलिट्री की, बे ऑफ बंगाल तक पहुंच चुकी है। अगस्त 2025 में फील्ड मार्शल कह रहा है कि दिस टाइम वी विल हिट देम फ्रॉम ईस्ट। ये अगस्त 2025 में। और उसके बाद इस साल कमोडोर उमर फारूक कह रहे हैं कि हम तो पहुंच गए बे ऑफ बंगाल में, वी आर हियर ऑलरेडी। 1971 के बाद से लेकर पहली मर्तबा पाकिस्तान ने यह अनाउंस किया कि हम तो यहां आ गए, इस पानियों में दोबारा आ गए 1971 के बाद। अच्छा, ये जो बांग्लादेश की तख्लीक हुई थी, मुजीबुर रहमान साहब के साथ भारत ने कई तरह के जो मुआहदात किए थे, उसमें से एक ये भी था कि पाकिस्तान की किसी किस्म की कोई मिलिट्री प्रेजेंस नहीं होगी यहाँ पर। मुजीबुर रहमान को जो सपोर्ट किया था भारत ने, उसमें कई सारी लालचों में से एक लालच उनकी ये भी थी कि पाकिस्तानी मिलिट्री को यहाँ से बाहर निकालना है, जो कि उन्होंने निकाल दिया। 30,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स थे जिनको गिरफ्तार किया गया था। 30,000 5:1 रेशो था 1971 में। 5 भारतीय फौजी और मुक्ति बाहिनी के लोग और 1 पाकिस्तानी सोल्जर, ये एक रेशो बन गया था। लेकिन साथ साथ ये भी कहा गया था कि नेवी जो पाकिस्तान की है वो भी कहीं दूर दूर तक नहीं भटकेगी इस रीजन में। ये भी मुजीबुर रहमान साहब ने डन कर दिया था उनके साथ। तब से लेकर पाकिस्तानी मिलिट्री की कोई प्रेजेंस यहां पर नहीं थी। तो एक कहते हैं ना साय ऑफ रिलीफ, भारत की जो मिलिट्री है
उन्होंने फिर इस तरफ यानी कि वो कहते हैं, उन्होंने कहा ये फ्रंट तो हमेशा हमेशा के लिए हमने सिक्योर कर दिया, ये वाला जो फ्रंट है बे ऑफ बंगाल वाला फ्रंट, यहां पर अब कुछ भी नहीं होगा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, पाकिस्तान है ही नहीं तो इधर देखना ही नहीं है। लेकिन उसके बाद से लेकर 2026 में, 1971 के बाद से लेकर 2026 कितना लंबा अरसा हो गया, उसमें अचानक से कमोडोर कहते हैं उमर फारूक कि बच्चू हम तो इधर पहुंच गए 1971 के बाद। उन्होंने कहा कि इतना ज्यादा जो है ना खुश होने की जरूरत नहीं, हम तो हैं इधर यहां पर। तो सवाल ये पैदा हो रहा है कि इतनी चिंता क्यों है, फिर इतनी पैनिक क्यों है? मतलब इस सवाल का तो जवाब आपको मिल गया ना, वो जो लास्ट ईयर पाकिस्तान के मिलिट्री चीफ ने कहा था कि इस मर्तबा तो अगर हमसे लड़ाई की आपने तो जन्नाटेदार चांटा आपको ईस्ट की साइड से पड़ेगा, पहला पहला ये उन्होंने अनाउंस किया था, ईस्ट की तरफ से पड़ेगा। तो ये इसको गलत तरीके से इंटरप्रीट करते रहे कि शायद वो बांग्लादेश के हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। ये अपने बलबूते पे बात कर रहे थे कि पाकिस्तानी मिलिट्री की रीच इतनी हो गई है, बे ऑफ बंगाल में पाकिस्तान मौजूद है। तो ऐसा क्या है आखिर भारत की ये जो ये वाली साइड है, इसमें ऐसा क्या है कि जिसके लिए इंडियंस जो है वो इतना ज्यादा यानी कि पैनिक में आए हुए हैं? एक तो इनकी सेंसिटिव मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं अंडमान निकोबार आइलैंड्स के ऊपर। तो यहां पर बे ऑफ बंगाल में पाकिस्तानी सबमरीन्स का फिरना, ये जो नई सबमरीन्स पाकिस्तान की आई हुई हैं जो कि कई कई हफ्ते पानी में रह सकती हैं, दुनिया का कोई सिस्टम इनको डिटेक्ट नहीं कर सकता। ये जो नई पाकिस्तान ने हंगोर क्लास की सबमरीन्स अपनी नेवी में शामिल की, कोई सिस्टम दुनिया का इनको डिटेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये पानी से बाहर आती ही नहीं है। जो रवायती और ये जो न्यूक्लियर सबमरीन्स होती हैं, इनको हर कुछ दिनों के बाद सरफेस पे आना होता है, ये उनकी ऑपरेशनल नेसेसिटी होती है। लेकिन ये जो हंगोर क्लास की पाकिस्तानी सबमरीन्स हैं, इनको यहां पर आने की जरूरत नहीं होती सरफेस पे। तो इसीलिए ये गेम चेंजर एक पाकिस्तान की मिलिट्री की तरफ से मामला किया गया है, हंगोर क्लास की सबमरीन्स को उन्होंने नेवी के अंदर शामिल करके। लेकिन डर किस चीज का है भारत के अंदर? डर इस चीज का है कि बे ऑफ बंगाल जो है ना, तकरीबन 2.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इसकी जो है ना वो एक एरिया बताई जाती है, बहुत बड़ा है। लेकिन यहां पर जरा देखिए हाई वैल्यू टारगेट्स कौन कौन से हैं। ईस्टर्न जो नेल कमांड है भारत का, विशाखापट्टनम में मौजूद है, वो मौजूद है वहां पर। और भारत का जो न्यूक्लियर सबमरीन बेस है, न्यूक्लियर सबमरीन बेस वो इस साइड पे है। पाकिस्तान के डर से उन्होंने उस तरफ नहीं रखा, पाकिस्तान वाले अरेबियन सी वाली साइड से नहीं रखा। अगर आप देखें ना भारत का नक्शा देखें, एक तरफ से उनकी अरेबियन सी है, दूसरी साइड से ये बे ऑफ बंगाल है। तो पाकिस्तान के डर की वजह से उन्होंने अरेबियन सी की तरफ तो पाकिस्तान है, तो वहां पर ये सबमरीन बेस नहीं बनाया, बांग्लादेश की साइड से इधर बनाया हुआ है ये जो बे ऑफ बंगाल है। तो पाकिस्तान की जहां पर प्रेजेंस जो है बे ऑफ बंगाल में, इसका मतलब है कि ये जो न्यूक्लियर सबमरीन बेस है भारत का, ये रेडार पे पाकिस्तान के आ गया है। अच्छा, इसके अलावा एक और यहां पर चैलेंज ये है इनके लिए कि ये जो इंटरनेशनल वाटर्स है, अच्छा बे ऑफ बंगाल से मुराद ये नहीं कि कोई बांग्लादेश के पानियों के अंदर पाकिस्तानी नेवी फिर रही होगी, इसका ये मतलब नहीं है। अगर भारत ये समझे कि बांग्लादेश और पाकिस्तान मिल गए हैं उनके अगेंस्ट, ऐसा नहीं है। यहां पर इंटरनेशनल वाटर्स भी तो है ना जो कि किसी के नहीं है, तो वहां पर तो प्रेजेंस हो सकती है, उसमें तो किसी किस्म का कोई यानी चाइनीज प्रेजेंस भी है यहाँ पर, चाइनीज सबमरीन्स भी फिरती रहती है यहाँ पर, और भारत को पता भी नहीं चलता उनकी भी यहाँ पर प्रेजेंस है, चाइनीज जो पीएलए नेवी है। तो पीएलए नेवी प्लस पाकिस्तान नेवी, ये डबल चैलेंज हो गया यहां पर। और इससे भी बड़ी बात, पाकिस्तान की जो हंगोर क्लास की सबमरीन्स हैं वो भी मेड इन चाइना है, तो वहां से वो चाइनीज सबमरीन्स और यहां से ये पाकिस्तानी सबमरीन्स, तो ये भी भारत के लिए पता करना मुश्किल कि ये जो सबमरीन्स हैं, अगर इनफैक्ट उनको इनकेस अगर वो डिटेक्ट कर भी लें, तो उनके लिए ये पता करना भी चैलेंज होगा कि ये सबमरीन चाइनीज है या पाकिस्तानी है। अच्छा, यहां पर बांग्लादेश कैसे इक्वेशन के अंदर अगर हम उनकी बात करें तो वो कैसे यहां पर इक्वेशन में फिट हो सकता है? बांग्लादेश के हवाले से भारतीयों को सिर्फ एक कंसर्न है। देखें, ये जो इस तरह की सबमरीन्स हैं, चलें कुछ हफ्ते तो पानी के अंदर रह सकती हैं, लेकिन फिर भी उनको बेस तो चाहिए ना, उनको बेस तो चाहिए। तो भारत के लिए सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस ये पता करना है कि यहां पर कितनी सबमरीन्स पाकिस्तान की एक वक्त में होंगी।
यानी कितनी सबमरीन पाकिस्तान डिप्लॉय करेगा यहाँ पर, ये उनके लिए एक तो पता करना जो इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इनको फिर ऑपरेशनल डोमेन पाकिस्तान का कितना बड़ा होगा यहाँ पर ये आइडेंटिफाई करने में उनको आसानी होगी। और दूसरा वो ये भी गालिबन देखने में इंटरेस्टेड होंगे कि रीफ्यूलिंग के लिए आया पाकिस्तान बांग्लादेशी जो सबमरीन बेसिस हैं वो यूज करेगा या नहीं करेगा, ये भी वो देखने के लिए इंटरेस्टेड होंगे। लेकिन वहां पर भी एक प्रॉब्लम है, बांग्लादेश के पास ना एक चाइना, उनको बांग्लादेश के गालिबन 2 सबमरीन्स हैं, लेकिन वहां पर चाइना बांग्लादेश के अंदर एक सबमरीन बेस बना रहा है। और वो जो सबमरीन बेस चाइना बना रहा है, उस सबमरीन बेस के अंदर 6 सबमरीन्स जो हैं उनको वहां पर रखा जा सकता है, 6 सबमरीन्स को, और 8 वॉरशिप्स को रखा जा सकता है। उनकी रिपेयर और मेंटेनेंस की फैसिलिटीज भी हो सकती हैं। तो अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान किसी किस्म का कोई नया अलायंस बनता है, नया अलायंस, तो ये गेम चेंजर होगा फिर। यानी इससे पाकिस्तान की जो एक तरह से जो नया स्ट्रेंथ है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। उनको आप 10 से मल्टीप्लाई कर दें, वहां पर करीबी बेस होगा, वहां पर मेंटेनेंस और ये चीजें पाकिस्तान की नेवी की हो सकती हैं। अगर इनके दरमियान इस तरह का कोई मुआहदा होता है और बांग्लादेश की नेवी किसी किस्म का कोई अलायंस करते हैं, स्ट्रेटेजिक अलायंस, तो फिर ये एक गेम चेंजर किस्म का अलायंस हो सकता है। देखिए ना, यही तो स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस है बांग्लादेश की, जो कि वो दुनिया के मुख्तलिफ जो मुल्क हैं उनके साथ अगर वो इस तरह के स्ट्रेटेजिक मुआहदात करें तो कितना बड़ा एक उनका रोल बनता है यहाँ पर। यानी एक ऐसा मुल्क जो कि गेम चेंजर रोल प्ले कर सकता है इस पूरे रीजन में, उनको साइड पे करके, राइट ऑफ करके हसीना के दौर में रखा गया था कि ये कुछ करे ही ना। लव 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 टुवर्ड्स ऑल, लव, वो कुछ भी करें, कुछ भी करें, आप सिर्फ लव करते रहें, इस तरह का माइंडसेट। तो भारत एक तो ये देखने में इंटरेस्टेड होगा। ऑब्वियसली ये कोई आजकल में नहीं होने जा रहा, अगर इस तरह का कोई मुआहदा होगा भी तो इसमें टाइम लगेगा, फौरी तौर पर नहीं हो सकता। लेकिन इन केस अगर मुआहदा नहीं भी होता तो भी भारत के लिए एक प्रॉब्लम है, एक एम्बिग्विटी है। और वो एम्बिग्विटी ये कि ये जो 6 सबमरीन्स रखने वाला बांग्लादेश के अंदर अगर कोई बेस बनता है तो ये कैसे पता चलेगा कि ये चाइनीज सबमरीन है या पाकिस्तानी सबमरीन है, अगर दोनों एक जैसी होंगी तो। देखे ना, ये भी तो प्रॉब्लम है ना उनके लिए। पाकिस्तान के साथ किसी किस्म का कोई मुआहदा वो अगर ना करें, लेकिन अगर चाइना के साथ वो इस तरह का मुआहदा करते हैं तो भी भारत के लिए एक तरह से, यानी कि डाउट्स बहरहाल उनके मिलिट्री के दिमाग में बहरहाल रहेंगे। लेकिन नेवरदलेस बांग्लादेश के बेसिस इस्तेमाल होते हैं, नहीं होते, इन सब से हटके ये बात तो तय है कि बे ऑफ बंगाल में चाइनीज और पाकिस्तानी सबमरीन्स एक साथ होंगी, इकट्ठे होंगी, और दोनों जो है वो यहाँ पर ज्वाइंट जो ऑपरेशंस हैं वो भी कर सकते हैं। और वैसे ही इनके दरमियान एक बहुत ही गहरे किस्म की इंटरऑपरेबिलिटी मौजूद है, बहरहाल पाकिस्तानियों के दरमियान भी और चाइनीज के दरमियान। तो ये एक नया पानियों के अंदर मामला जो है ना वो डेवलप हो रहा है हमारे रीजन के अंदर। ये नए मामलात डेवलप हो रहे हैं जो कि पहले नहीं थे। वही जो अक्सर मैं बात करता रहता हूं कि जिस वक्त से हम गुजर रहे हैं ये तारीखी वक्त है, और इस टाइम में दुनिया के अगले 50-100 साल के अलाइंसेस बनाए जा रहे हैं, नक्शे बनाए जा रहे हैं, रीअलाइनमेंट्स हो रही हैं, पुराने जो इत्तेहाद हैं टूट रहे हैं, नए इत्तेहाद बन रहे हैं, और ये सब कुछ हमें अपनी आंखों से होता हुआ नजर भी आ रहा है।